बातें कल छोड़ी हुई थी। कल हमने आपको बता दिया था जॉइंट डायस्टोल क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करेंगे। तो चूंकि हम लोगों ने जो कल बात की थी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो हमारा है वो 0.3 सेकंड के लिए जो है लास्ट करता है, 0.3 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, ये हमारा 0.3 सेकंड के लिए है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अभी हम आपको बताएंगे ईसीजी में जो है एट्रियल डीपोलराइजेशन तो दिखाई पड़ता है, लेकिन एट्रियल डीपोलराइजेशन नहीं दिखाई पड़ता। उसकी वजह से यही है कि जो एट्रियल रीपोलराइजेशन होता है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उसको जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में नहीं देख पाते। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, इसीलिए हमको ईसीजी में सिर्फ ये वेव दिखाई पड़ती है। कौन कौन सी वेव दिखाई पड़ती है बेटा? पी वेव दिखाई पड़ती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़ता है, टी वेव दिखाई पड़ता है, जिसमें पी वेव रिप्रेजेंट करता है आपके एट्रियल सिस्टोल को, जिसको हम एट्रियल डीपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है इसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर जो है डीपोलराइजेशन कहते हैं। और जो आपका टी वेव होता है, टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन को दिखाता है, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल को दिखाता है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए थे, अब आप उसको देखिए कि कल हमने आपको बताया था कि जो हमारा जॉइंट डायस्टोल होता है बेटा, जॉइंट डायस्टोल में 70% फिलिंग होती है और 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग कब होती है? जब हमारा एट्रियल सिस्टोल की कंडीशन आती है। आप मोटा मोटा ये बात दिमाग में रखिए कि जब एट्रिया क्या करता है बेटा? सिस्टोल करता है, उस वक्त वेंट्रिकल हमारा डायस्टोल की कंडीशन में रहता है, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तब उस वक्त हमारा एट्रिया डायस्टोल की कंडीशन पर रहता है। और ये सारा इवेंट जो होता है 0.8 सेकंड में हो जाता है, और इस पूरे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? कार्डियो साइकिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्डियो साइकिल कहते हैं। अब एक बात अभी हम और आपको बताएंगे, जो वेंट्रिकुलर इजेक्शन होता है, मतलब वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकलता है, कहाँ से? हार्ट से। तो वेंट्रिकुलर इजेक्शन में आप दो चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। जब भी कभी हम वेंट्रिकुलर इजेक्शन की बात करेंगे तो आप समझिए क्या कि ये हमारा हार्ट है बेटा, ये हमारा हार्ट है। तो वेंट्रिकुलर इजेक्शन की जब बात करेंगे तो ये आपका कौन सा है? ये आपका राइट वेंट्रिकल है, और ये हमारा क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ से ये वेंट्रिकल क्या करेगा? इजेक्शन में क्या होता है बेटा? यहाँ पर इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ऐसे, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ से वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव एरिया में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा बेटा? सिस्टमिक एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा, और आपका राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू कहाँ पर जाएगा बेटा? लंग्स में जाएगा। तो आप बात को समझिए, अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो 70 ml होता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड यहाँ से निकलता है वो कितना होता है बेटा? 70 ml होता है। तो 70 ml अगर लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट कर रहा है तो 70 ml हमारा राइट वेंट्रिकल भी इजेक्ट करेगा सेम अमाउंट। ठीक है, जब ये ब्लड इजेक्ट करेगा, यहाँ से इंजेक्शन जब होगा, जब इस रास्ते से जब बाहर ब्लड जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जब वॉल्यूम बढ़ेगा ब्लड का तो इधर से वापस आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर मौजूद जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है वो क्या होगा बेटा? बंद होगा तेजी से, जिसकी वजह से दूसरा हार्ट साउंड डेवलप होगा, जिसको हम डब साउंड कहते हैं, या एस2 साउंड हम इसको बोलते हैं। तो अभी हम आपको छोटी सी बात डब डब एस2 F2। ठीक है, तो हमने एट्रियल सिस्टोल के बारे में पढ़ लिया। हाँ, अमाउंट ऑफ ब्लड सेम जो है पंप करेगा। ठीक है, ब्लड का अमाउंट जो इंजेक्शन होगा वो सेम होगा। ठीक है, पंप का मतलब ये हो रहा है कि अमाउंट ऑफ ब्लड वो सेम अमाउंट में पंप हो रहा है। अब ये शर्त नहीं है कि वहां पर ब्लड कितना है। ब्लड 70 से ज्यादा है तभी 70 निकल रहा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आप देखिएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हेडिंग डालिएगा आप लोग, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बेटा, ventricular systole. The ventricular systole is represented by the QRS complex in the ECG. ठीक है, QRS complex in the ECG किससे रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा? QRS complex ECG से। ये जो दिख रहा है आपका QRS complex जो दिख रहा है इससे रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा ECG। ठीक है, QRS complex में रिप्रेजेंट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इस वक्त होता क्या है? इस वक्त होता ये है कि ventricle contracts and atria relax। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ventricle contracts and atria relax। इसमें क्या होगा बेटा?
में होगा आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड एट्रिया रिलैक्स होगा, एट्रिया हमारा रिलैक्स की कंडीशन में आएगा एंड यू हैव टू नो दैट इट इज लास्ट फॉर द 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड के लिए ये होता है। कितने समय के लिए होगा बच्चे? ये 0.3 सेकेंड के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एवी वॉल्व शट क्लोज। अच्छा, इसको ऐसे मैं बता रहा हूँ कि एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिंस, एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिंस, जैसा ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है, एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिंस pressure increases in the ventricles, pressure increases in ventricles, एरो लगा के लिखिएगा, pushes blood up, pushes blood up, pushes blood up against the AV wall, against the AV wall। क्या होगा? मैंने बताया जब ब्लड, ठीक है, ये एवी वॉल्व है, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व है, रिस्पेक्टिव एरिया से ब्लड जो है बाहर निकल रहा है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा ब्लड, और ये तेजी से क्या होगा बेटा, ये यहाँ पर ये क्लोज होगा, ये तेजी से क्लोज होगा, शट होगा, और इसके अगेंस्ट में ब्लड किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा, इसके अगेंस्ट में ब्लड इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रेशर इंक्रीज इन वेंट्रिकल्स व्हिच पुशेस ब्लड अप अगेंस्ट द एवी वॉल फोर्सिंग देम शट, फोर्सिंग देम शट, SHUT शट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फॉर अबाउट 0.05 सेकेंड, फॉर अबाउट 0.05 सेकेंड, फॉर अबाउट 0.05 सेकेंड, फॉर अबाउट 0.05 सेकेंड, बोथ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस जो लिखवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, फॉर अबाउट 0.05 सेकेंड बोथ semilunar valve and AV valves are closed, both semilunar valve and AV valves are closed, both semilunar valve and AV valves are closed, are closed. This period is called isovolumetric contraction. This period is called isovolumetric contraction. क्या कहेंगे बेटा इसको हम? isovolumetric contraction, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, the period when semilunar valves are open, the period when semilunar valves are open, the period when semilunar valves are open, धनंजय कहाँ रहे? Semilunar valves are open is ventricular ejection, is ventricular ejection, is ventricular ejection. Next point लिखिएगा, the left ventricle ejects about 70 ml of blood, the left ventricle ejects about 70 ml of blood and the right ventricle ejects the same volume of blood, and the right ventricle ejects the same volume of blood. The left ventricle ejects about 70 ml of blood into the aorta and the right ventricle ejects the same volume of blood
into the pulmonary artery. नहीं समझ में आया? And the right ventricle ejects the same volume of blood into the pulmonary artery. ठीक है, थोड़ा सा लेस इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बट आप जान लीजिए क्या होता है कि इजेक्शन के बाद रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा वो कितना होगा, बचा हुआ, जो रेजिडुअल वॉल्यूम जैसे आपने पढ़ा था लंग्स में बचा हुआ, वैसे यहाँ पर भी बचा हुआ ब्लड कितना रहेगा वो लिख लीजिएगा कि द वॉल्यूम रिमेनिंग इन ईच वेंट्रिकल, द वॉल्यूम रिमेनिंग इन ईच वेंट्रिकल, द वॉल्यूम रिमेनिंग इन ईच वेंट्रिकल, each ventricle at the end of the stool ठीक है, end of the systole is the end systolic volume, end systolic volume end systolic volume which is about 60 ml, which is about 60 ml. ठीक है, हाँ ठीक है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर नीट, इसके ऊपर भी इतनी इंफॉर्मेशन हमने दिया वो आपकी नीट के लिए। अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें बेटा, बेटा मस्कुलेचर की बात है, ठीक है, मस्कुलेचर की बात है। अब आप देखो इधर ये जो आपको चैम्बर दिख रहा है, यहाँ से पल्मोनरी वेन आ रही है, यहाँ पर ब्लड आ रहा है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये ब्लड इसमें जा रहा है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो टाइम पीरियड है वो दोनों का सेम है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो टाइम पीरियड है वो सेम है, तो जो इजेक्शन होगा, जो इनफ्लो होगा वो भी सेम अमाउंट में होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि इसका रिलैक्सेशन अलग हो, इसका रिलैक्सेशन अलग हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? लार्ज होने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसको जो है लार्ज इसलिए इसका मस्कुलेचर ज्यादा है, ठीक है, और इसको जो है तेजी से फोर्स के साथ, ठीक है, ब्लड को पंप करना होगा पूरे एओर्टा में, एओर्टा से पूरी बॉडी में जाना है। अब यहाँ से ब्लड कहाँ गया, उसके बगल में गया लंग्स में। अब बताइए आपका ये कार्डियक नॉच और आपका ये हार्ट है, कितनी दूरी है हार्ट की और जो लंग्स के बीच की दूरी? बहुत ही कम दूरी है, लेकिन एओर्टा से बॉडी का ब्लड, बॉडी में ब्लड पूरे शरीर में जा रहा है, ठीक है। तो अगला ये तो आपका हो गया पूरा। अब इसमें लिखिएगा कि ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, दोनों में जा रहा है ना, ट्रंक से भी जा रहा है और एओर्टा से भी जा रहा है, तो आगे जाके पल्मोनरी ट्रंक को आरटी से बढ़ेगा, हाँ, उसमें डिवाइड होगा, नहीं तो वो इक्वल अमाउंट बढ़े ना, 35-35, वही तो, ठीक है। ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल, द सेकंड हार्ट साउंड dub S2 is produced. Second heart sound dub is produced. एक बच्चे का सवाल था कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होता है।
इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ऐसा कुछ होता नहीं है, बट बहुत आसान, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर सिस्टम है, ये आपका क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर ये जो सिस्टम होगा ये वाला इनकम्प्लीट होगा। तो ये जो हार्ट का चेम्बर है ये पार्शियली 4 चेम्बर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उसको क्या कंसीडर करते हैं, 3 चेम्बर हार्ट कंसीडर करते हैं। इनमें जो सर्कुलेशन हो रहा है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। हाँ, रेप्टाइल्स में होता है, रेप्टाइल्स वगैरह में होता है। रेप्टाइल्स में जो आपका क्रोकोडाइल है वो एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल में क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर जो है हार्ट पाया जाता है, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब फिशेस में आपका जो है वेनस ब्लड जो है सबको वो वेनस ब्लड जो है होता है, और उनका हार्ट जो है वेनस ब्लड को पंप करता है, और ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन होता है वो गिल्स में होता है। इसको हम सिंगल सर्किट सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल सर्किट सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका। थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं आपको कि आगे और क्या होता है। चलिए पॉइंट को हम फिनिश करते हैं यहाँ पे, और आगे हम आपको बताते हैं कि जनरेशन ऑफ हार्ट बीट तो आपको समझ में आ गया था। जनरेशन ऑफ हार्ट बीट कंडक्टिंग टिश्यू हमने पढ़ाया था आपको। तो कंडक्टिंग टिश्यू में हमने आपको बताया था एस नोड होता है, एबी नोड होता है। ठीक, तो अब हेडिंग डाल लेते हैं आप लोग जनरेशन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट कहाँ से जनरेट करती है, कहाँ से जनरेट करती है हार्ट बीट हमारी? ऐसे नोड से करती है। तो आपका काम है जनरेशन ऑफ हार्ट बीट, जनरेशन ऑफ हार्ट बीट बेटा। ठीक है, जनरेशन ऑफ हार्ट बीट। ठीक, पहला पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, ये सारी कहानी आपको पता है ना, मैंने बताया था कि ये आपका हार्ट है, यहाँ पर मौजूद है आपका कॉर्नर पे क्या मौजूद है भाई? कॉर्नर पे मौजूद है आपका एसे नोड, इस कॉर्नर पे मौजूद है क्या, एबी नोड। फिर यहाँ से क्या निकलता है, बंडल ऑफ फ्लूइड, जो आपके लेफ्ट में और राइट में क्या हो जाता है बेटा, ब्रांच हो जाता है। और यहाँ पर इसके ऊपर टिप आपको क्या मिलता है बेटा, प्रोटीनियल फाइबर मिलता है। ठीक है, कंडक्शन स्पीड आपकी प्रोटीनियल फाइबर में ज़्यादा होती है। ठीक, और इसके बीच में क्या होता है बेटा, इंटरनोडल पाथवे होता है। ठीक है, यहाँ ये आपका इंटरनोडल पाथवे। तो ये जो दिख रहा है ये है आपका एसे नोड, ये आपका एसे नोड है, ये आपका एबी नोड है, और ये आपका क्या है, इंटरनोडल पाथवे। ठीक है, क्या है आपका इंटरनोडल पाथवे या इंटरनोडल फाइबर। ये जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एबी बंडल कहते हैं, बंडल ऑफ सिस कहेंगे। ये वाला राइट एबी बंडल है, ये वाला आपका राइट एबी बंडल है, और ये वाला कौन सा है बेटा, लेफ्ट वाला एबी बंडल है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट वाले एबी बंडल है, और ये हिस्सा जो दिख रहा है ये रेड कलर का, इसको हम बोलते हैं बेटा पोस्टीरियर फाइबर। इतनी कहानी आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है भाई, यस सर। तो अब आप, चूंकि हमारा हार्ट कैसा है बेटा, मायोजेनिक हार्ट है हमारा। मायोजेनिक का मतलब कैसा है बेटा, मसल्स का बना हुआ है हमारा हार्ट। तो जब कंडक्शन की जब इम्पल्स जनरेट होता है तो ये पूरे हार्ट में इस तरीके से ये फैलता है। ठीक है, ये तो आप लिखिएगा, कुछ पॉइंट्स हम आपको बोल रहे हैं। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक,
ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक एंड ऑटोरिथमिक। ऑटोरिथमिक का मतलब क्या होता है बेटा? सेल्फ एक्साइटेबल, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस इट कैन ओरिजिनेट, इट कैन जनरेट योर ओन इम्पल्स, ठीक है। एंड ऑटोरिथमिक, तो वहां पर हम इम्पल्स जाते हैं ना, एक्साइटमेंट जाता है, हमारे वेगस नर्व की जो कार्डियक ब्रांच होती है, आपको मैं बताऊंगा नर्वस सिस्टम में जब अभी हम आपको बताएंगे कि जो इसका रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट कैसे होता है, ईसीजी पढ़ाने के बाद बताएंगे। तो उसमें हम बताएंगे कि अगर वेगस नर्व की जो कार्डियक ब्रांच है उसका काम ये होता है कि हमारे हार्ट को ओवर एक्साइटेशन से बचाता है, हमारे हार्ट को ओवर एक्साइटेशन से बचाता है। अगर हम वेगस नर्व की कार्डियक ब्रांच को अगर कट कर दें, मेंस का क्वेश्चन है ये, अगर हम कार्डियक ब्रांच की वेगस नर्व की कार्डियक ब्रांच को अगर हम कट कर देंगे तो हमारी हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हमारा हार्ट जो है बहुत तेजी से, मतलब अनकंट्रोल मैनर में फास्ट बीटिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा कट कर दिया, तो कट करने का मतलब क्या हुआ? अब नॉर्मल होना ही, नॉर्मल तो हुआ नहीं। लेकिन जब हम इमरजेंसी की कंडीशन में जाते हैं तो उस वक्त हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करता है और जो वेगस नर्व की जो कार्डियक ब्रांच है वो सप्रेस हो जाती है। उसका फंक्शन क्या होता है? सप्रेस होता है। जब सप्रेस होगा तभी तो दूसरे का फंक्शन बढ़ जाएगा। अब आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हो और हम आपके रास्ते में ब्रेकर लगा देंगे, तो आप क्या करोगे? रुक जाओगे, धीमे हो जाओगे, ठीक। ये जो कार्डियक ब्रांच है वेगस नर्व की, एक तरीके से स्पीड ब्रेकर की तरह काम कर रहा है हमारे हार्ट की बीटिंग के लिए। ये क्या करता है? हमारे हार्ट की एक्सेसिव जो बीटिंग हो रही है उसको क्या करता है? सप्रेस करता है, रोकता है। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में क्या होगा? ये जो कार्डियक ब्रांच है हमारी वेगस नर्व की, ये सप्रेस, ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो पॉइंट लिखिएगा, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक एंड ऑटोरिथमिक, ठीक है। ऑटोरिथमिक क्या? सुनो एक बार में नहीं सुनते। ऑटोरिथमिक, सेल्फ एक्साइटेबल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देखिए, क्योंकि सारी चीजें हम ईसीजी के थ्रू समझेंगे। ठीक है, ये हमें ईसीजी बना रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक ईसीजी, ठीक है। तो ये वेव जो दिख रही है पी वेव है, ये क्यू वेव है, ये आर है, ये एस है और ये टी है। बहुत ज्यादा इसमें हमें एमडी नहीं करना है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन नहीं बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट अभी यहाँ नहीं बनना है। अभी हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे आपका नीड क्रैक हो जाए। तो अब मैं जो बोलूंगा आप इसको ध्यान से समझते हुए देखिएगा। देखिएगा बेटा कि सोडियम आयन एट द एसए नोड, सोडियम आयन एट द एसए नोड, सोडियम आयन एट द एसए नोड shows influx, shows influx अंदर है। देखो, इम्पल्स का अंदर इम्पल्स जो आप पढ़ते हो, जब सोडियम आयन अंदर जाता है, बाहर से नॉर्मली बाहर पॉजिटिव होता है और अंदर की तरफ निगेटिव होता है। तो जब सोडियम आयन अंदर जाएगा, ठीक है, सोडियम आयन अंदर जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है उसको हम डीपोलराइज्ड स्टेज कहते हैं, ठीक है। यस, सोडियम आयन एट ऐसे नोड शो, आगे के shows influx, shows influx, influx, shows influx। इनफ्लक्स का मतलब अंदर जाना और ई फ्लक्स का मतलब बाहर जाना।
इन का मतलब अंदर जाना, ई का मतलब बाहर जाना। सोडियम आयन शोज इनफ्लक्स and generate wave of depolarization. Wave of depolarization, which first get spread over the wall of atria. Wall of atria get first spread over wall of atria. देखिए, ध्यान दीजिए, इस वाले पोर्शन पर ध्यान दीजिए आप। सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन वेव जनरेट हुई, इम्पल्स जनरेट हुई। सबसे पहले ये क्या होता है, वॉल ऑफ एट्रिया में स्प्रेड कर जाता है। ये सब वॉल ऑफ एट्रिया ही तो है, एरो बनाया ना हमने। वॉल ऑफ एट्रियम क्या कर देता है बेटा, स्प्रेड कर जाता है एंड रिजल्ट इन एट्रियल डीपोलराइजेशन। एंड रिजल्ट इन एट्रियल डीपोलराइजेशन, ब्रैकेट में लिखिएगा एट्रियल स्टूल। एट्रियल डीपोलराइजेशन जिसको हम बोलते हैं एट्रियल स्टूल, एट्रियल डीपोलराइजेशन। और हम जानते हैं कि ये एट्रियल डीपोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द P wave, रिप्रेजेंटेड बाय द P wave। ठीक है, ये क्या है बेटा, एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय द P wave। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वेव ऑफ एसे नोड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वेव ऑफ एसे नोड वेव ऑफ एसे नोड, या वेव ऑफ नहीं, वेव फ्रॉम एसे नोड, नॉट ऑफ, वेव फ्रॉम एसे नोड स्प्रेड टू एवी नोड। देखिए वो सारी बातें हम लिख रहे हैं जो आपको हमने समझाई थी। वेव फ्रॉम एसे नोड स्प्रेड टू एवी नोड वाया इंटरनोडल फाइबर। ठीक है, क्या कहा हमने, वेव ऑफ एसे नोड, वेव फ्रॉम द एसे नोड reaches to the AV node via the internodal fiber या internodal path से। ठीक है, and wave gets spread to wall of ventricle, wave gets spread to wall of ventricle, wave gets spread to wall of ventricle। ये देखो वेव जा रहा है, यहाँ से वेव इधर आया, फिर ये वेव इधर आया, ये इधर आया, फिर ये इधर आया, और फिर ये पूरे वेंट्रिकल के अंदर ये क्या कर गया बेटा, स्प्रेड कर गया, ये स्प्रेड कर गया। ठीक है, क्या लिखा आपने, वेव फ्रॉम एसी नोड स्प्रेड टू एवी नोड वाया इंटरनोडल फाइबर। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम एवी नोड वेव गेट स्प्रेड टू वॉल ऑफ वेंट्रिकल वाया बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर, which result in, अच्छा ठीक, results in bundle of his and Purkinje fiber, which results in ventricular depolarization, which results in ventricular depolarization, Is it clear? Which is represented by the QRS complex in the ECG. QRS complex in the ECG. This is the ventricular depolarization. In the ECG. कल हमने कुछ होमवर्क दिया था, किसने नहीं किया, सवाल प्रियांश?
एक लड़का है, उसको याद ही नहीं। दैट्स वेरी गुड। दीप्ति, तुम्हारे होमवर्क कहाँ है? किसका? वो कैपिलरीज वाला होमवर्क दिया था सर? हाँ सर भेजा तो था, जो मैंने डाउट पूछे थे भेजे उसके थे। साथ भेजा था। अच्छा, क्या फिर मेरी याददाश्त कमजोर हो गई? तुम बुढ़ापा आ गया। तुम्हारे कहाँ है? धनंजय? हाँ, मैं फिजिकल टीचर बन जाऊँ? तुम नहीं रहेगी घर से? तुम नहीं रहेगी घर पे? तुम घर पे रहेगी? खाना खाना नहीं बोलती? खाने के लिए नहीं बोलती? मैंने करा सब भूल जाओगे। चलो, which is represented by the QRS complex या QRS complex, QRS wave, है ना? रिपोलराइजेशन जो होता है वहाँ पर कंडक्शन नहीं है, बल्कि क्या है वहाँ पर रिलैक्सेशन। ये जो दिख रहा है टी वेव। अब अभी हम आपको थोड़ा सा ईसीजी पढ़ना बताएंगे कि आप किसी भी बंदे की ईसीजी देख करके जनरली तो आप बता ही सकते हो कि हाँ इसका दिल सही सलामत काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? और इसके पोर्शंस में क्या क्या कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा, बट अभी थोड़ी सी और कुछ बात हम आपसे कर लें। ये जो टी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, आगे चलिए बोलो। और ECG जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को रिप्रेजेंट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ टेक्निक। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो हमारा मशीन है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, तो दैट इज अ टेक्निक। जो रिजल्ट आता है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ठीक है? विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाय द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज नोन एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ग्राम को ईसीजी बोल रहे हैं, जो दोनों का एब्रिविएशन तो सेम है, ईसीजी, ग्राम और ग्राफ। तो जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, अब बोलो क्या सवाल है? यही सवाल है ना? ईसीजी ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा कि क्या? कौन सा ईसीजी? जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं वो तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना। शब्द जो एब्रिविएशन है तुम्हारा ईसीजी, दोनों तो सेम है, ठीक है? एक को मैं कह रहा हूँ टेक्निक, दूसरा उससे उस टेक्निक से जो रिजल्ट निकल रहा है वो क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ठीक है? और यहाँ पर हमने जो बनाया है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। मशीन को ग्राम बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं नहीं। तो करो नोट भाई, अब तक सोते रहते हो, जल्दी करो नोट। कंडक्शन स्पीड एसए नोड और एवी नोड में जो होती है 0.2 to 0.3 मिलीसेकंड की होती है, और एवी एट्रिया और वेंट्रिकल के मसल्स में 1 होती है, और परकिंजे फाइबर में 4 होती है। धनंजय बेटा, कल कंपनी में रहोगे हमारी? अरे हमारे बगैर हम क्या करें? अब दादी का मामला इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, है ना? कोई बात नहीं। कंडक्शन स्पीड
अरे ये जो इम्पल्स जा रहा है, कोई बात नहीं। भांजा हमसे कहता है कि मामू 10 रुपए दीजिए। मैंने कहा क्यों? ये लेना है। मैंने कहा मेरे लिए कुछ करो तभी तो मैं तुम्हें दे पाऊंगा, फ्री में तो कोई चीज नहीं मिलती बेटा। कहता अच्छा हम तो इतने छोटे हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? 7 साल का है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैं क्या करता हूँ? आप तो इतने बड़े हैं, हमारे मामू हैं, आप तो हमारे लिए सब करते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमने कहा तुम सोचो क्या कर सकते हो, तुम बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो मैं आपको 10 रुपए दूंगा। कहता है अच्छा मामू हम आपको टेबल सुना दें, हमको 7 तक याद होगी, 10 तक सुना दें। हाँ 10 तक टेबल सुना दें आपको, तब आप हमको देंगे 10 रुपए। तो हमने कहा खाली टेबल से खुश हो जाएंगे, आपको लगता है? कहता है अच्छा तो हम आपको जो है 1 पेज हैंड राइटिंग करके दिखाएंगे। हमने कहा हाँ अब मैं थोड़ा थोड़ा कन्विंस हो रहा हूँ। ठीक है हमने कन्विंस हो गया, जाओ इतना करके आओ। तो गया 1 पेज राइटिंग अच्छे से लिखा, जल्दी जल्दी आके टेबल सुनाता स्टार्टअप, तो उसको याद था पहले से 10 तक याद करने की जरूरत नहीं होती है, होशियार था। 8 और 9 की टेबल को रट्टा मारा, जल्दी से आया, काम याद हो गया, सुना दीजिए। सुनाया तो बिना मेहनत से कुछ नहीं, ठीक है। उसकी कंडक्शन स्पीड 10 रुपए से, है ना? कंडक्शन स्पीड की बात है। उसके बाद आपका आता है, बच्चे बड़े मासूम होते हैं और सच्चे होते हैं। हाँ क्लास खत्म हो जाएगी, तुम लोगों की एक जोक और सुनाऊंगा। नहीं 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 बोलूंगा। हमने सपना आज देखा था बहुत जल्दी, बड़े बड़े बुरे बुरे नीट में आएगा क्या वो सवाल? हाँ तो ठीक है, आपको मैं आंसर दे दूंगा, जल्दी दे दूंगा, उस पर मैं काम करने दो। सपने अच्छे होते हैं, जागती आंखों सपने आएंगे तो आप शेख चिल्ली बन जाएंगे। शेख चिल्ली, शेख चिल्ली एक जो है, शेख चिल्ली था एक आदमी, वो जो है बहुत मजेदार जो, वो उसको मजदूरी मिला, उसको अपने सर पे लेकर के जा रहा था, वो तेल ऐसे लेके जा रहा था और सोचते हुए जा रहा था, ये तेल लेकर के जा रहा हूँ, मैं तेल बेचूंगा, उससे 1 रुपया मिलेगा, 1 रुपए की मैं 1 रुपए की मैं मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी अंडे से कि ढेर सारे अंडे हो जाएंगे, फिर उस ढेर सारे अंडे से ढेर सारी मुर्गी हो जाएगी, फिर उस मुर्गी को बेच करके मैं बकरी लूंगा, फिर बकरी लेकर के ढेर सारी बकरियां हो जाएंगी, बकरी बेच के भैंस खरीदूंगा, भैंस हो जाएंगे, फिर दूध बेचूंगा, हमारे पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे, मेरी शादी हो जाएगी, बीवी हमको खाने के लिए बुलाएगी, मैं गुस्सा रहूंगा, बीवी का हम नहीं खाएंगे। तेल गिर गया नीचे, जब उसने कहा तो उसका जो तेल था सर पे वो नीचे गिर गया, तो वो इस शेख चिल्ली के पास। सर ये आपने पहले भी सुनाई थी। हाँ अलग अलग मतलब बीबीसी के अंदर है ना, सारी कहानी है इधर सुन लो। चलो आगे चलते हैं हम। देखिए ये जो वेंट्रिकल हमारा है, जो 70 ml ब्लड को पंप कर रहा है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम।
इस स्ट्रोक वॉल्यूम को हम जो है चेंज नहीं करते, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ हार्ट रेट को हम जो है बदल सकते हैं। नॉर्मली अभी आप बैठे हो 70 से 72 बार आपका हार्ट जो है बीट कर रहा है, 80 हो जाता है, 75 हो जाता है। आप अपनी हार्ट बीट को बढ़ा सकते हो, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, है ना। आप एक बाल्टी से पानी भर रहे हो, एक बाल्टी में जितना पानी आएगा उतना ही आएगा, लेकिन आप अपनी स्पीड बढ़ा करके कम टाइम में ज्यादा जो है पानी ट्रांसफर कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पर है। तो अब हम थोड़ा सा बता रहे हैं आपको स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है। ओह माय गॉड, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम, पहले इसको पढ़ लो, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है भाई, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई each ventricle yes, in one stroke. blood pumped by each ventricle in one beat, pumped by ventricle। अच्छा, वेंट्रिकल की जगह पर अगर कहीं हार्ट लिखा हो अगर, तो आप उसको वेंट्रिकल ही समझेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन वन बीट। नहीं, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है जो अमाउंट ऑफ ब्लड निकल रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, तुम लोग पढ़ाने नहीं रहते हो गए, फुटक 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 बोलते रहते हो बीच बीच में। ईच वेंट्रिकल सर आपने बोला कि जगह हार्ट हो सकता है। हाँ, तो हार्ट में तो हार्ट अगर नॉर्मली अगर यूज कर रहा है एग्जामिनर, तो आप उसको वेंट्रिकल ही समझें, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन बीट, इट इज अबाउट 70 ml, ठीक है। दूसरा हम निकालते हैं, ये है 70 ml है, और एक होता है आपका कार्डियक आउटपुट, जितना पढ़ा रहे इतना पढ़ लो, इसमें आपको अभी एमबीबीएस करने की जरूरत नहीं है, नहीं इसी हार्ट में फंसे रह जाओ पूरी लाइफ, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स और बचे हुए हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जितना एनसीईआरटी में है उसको थोड़ा दाएं बाएं हम ले रहे हैं बस, बाकी पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। इसके अलावा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं पता चला कार्डियोलॉजिस्ट आप यहीं बन जाओ क्लास में। नोट से ही तो क्वेश्चन आते हैं, बाकी थियरी रहती है उसमें दिमाग लगाने की जरूरत होती है। हाँ, वही सारे बच्चे तो कर रहे होते हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं, उनके कैसे 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कैसे सही हो रहे हैं बताइए आप। मैं दीप्ति से सवाल पूछता हूँ, दीप्ति तुम कहीं और से भी पढ़ती हो? नहीं सर। रुक जाओ एक मिनट, ऐसे सुनाओ सब, एक मिनट। सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दीप्ति क्या तुम कहीं और से कोचिंग लेती हो बायो की? नहीं सर। नहीं लेती हो, पक्का? हाँ जी सर। और केमिस्ट्री? नहीं सर, कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेती। कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेती? मैं तो स्कूल से भी नहीं लेती। स्कूल से भी नहीं लेती? चीजें क्या होता है बेटा, आप बहुत ध्यान समझने की जरूरत है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं, अब वो क्वेश्चन हम थियरी में थोड़ी पढ़ाएंगे, थियरी में वो सारी चीजें रहेंगी, अब जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन ट्विस्टेड रहता है। आपने जो इन्फॉर्मेशन ली है उसी इन्फॉर्मेशन को पॉलिश कैसे होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नया जूता लेते तो उसको दोबारा पॉलिश नहीं करते क्या? करते हो ना, ऐसा तो नहीं पॉलिश खत्म हो गई उसको जूता फेंक के दूसरा जूता लेते हो। तो बेटा कंसेप्ट एक है, पॉलिश करना है, चाहे जूते को पॉलिश कर चाहे दिमाग को। पता ये चला कि एनसीईआरटी पढ़ लिया फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, नोट पढ़ लिया क्वेश्चन नहीं हो रहा है, दूसरी किताब उठा लिया, एबीसी बायोलॉजी उठा लिया, ठीक है, हाँ उठा लिया, एमपीजी पढ़ रहे हैं, दूसरी बुक्स पढ़ी, मार्केट में भरमार पड़ा हुआ है किताबों का, पढ़ते रहिए,
एनसीईआरटी छोड़ के सब पढ़ लो, अब अच्छे मास्टर बन पाओगे लेकिन सिलेक्शन नहीं। सारे क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी से मैं देता हूँ, कुछ ही क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन रहते हैं जो बाहर के रहते हैं। मैं कहता हूँ इस टॉपिक का कोरिलेशन होता है, बात को आप नहीं समझ रहे हो। जो क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ वो सारे क्वेश्चन जो है उसमें लगभग जितने भी फिजियोलॉजी वाले क्वेश्चन थे उसको मैंने नीट ड्रॉपर में दे दिया था। आप उनसे पूछिए भैया क्या क्वेश्चन बाहर से था, क्योंकि उन्होंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली है, तो क्या बोलेंगे नहीं बाहर से नहीं है क्वेश्चन। थोड़ा सा भी आपको और अभी डेवलप करने की जरूरत है। इसीलिए तो हम कहते हैं एक टॉपिक से 200-250 क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन नहीं 50 क्वेश्चन भी मुश्किल हो जाए तो बड़ी बात है। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू आपका हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70। हार्ट रेट कितना है? 70 मान लो, 72 मान लो, गुणे कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसकी वैल्यू आएगी 5040, जिसको मोटा मोटा माना जाता है 5 लीटर। 1 मिनट में हमारा हार्ट 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली पूरी बॉडी के ब्लड को 1 मिनट में पंप कर देता है। एक बच्चे ने बड़ा मासूम सा सवाल पूछा कि जब 5 लीटर हमारा हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, बाकी का ब्लड कहाँ गया? बाकी का ऑर्गन में ब्लड नहीं रहेगा क्या? सर्कुलेशन मोड में है ना भाई, ब्लड किस मोड में है? सर्कुलेशन मोड में है। ठीक है, हाँ 9 साल की लाइफ में बहुत सारे मासूम बच्चे हैं। जैसे एक मासूम बच्चे ये है ना बैठा देख अभी तक ग्राफ और ग्राफ में फंसा हुआ है तो अब अगले साल मेरे पास कोई बैच आएगा तो मैं इस मासूम बच्चे का एग्जाम्पल दूंगा। हाँ एग्जाम्पल तो बहुत दे रहे हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है भाई? चलो देख लेते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर। आज की क्लास है हमारे क्लास के बाद। अच्छा, ब्लड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ वेसल, ब्लड वेसल जो है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ वेसल ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल। Pressure exerted on the wall of vessel during systole and diastole of heart. ठीक है, हाँ ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल। इस प्रेशर को दो में डिफाइन किया गया। एक था आपका वेरी गुड बेटा, सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। अब कान खोल के सुन लो, इस बार अगर आपके मंडे वाले एग्जाम में अगर नंबर कम आए तो फिर आप समझे रहिएगा, हम डायरेक्टली पापा से बात करेंगे आपके और आपको दिलवा देंगे 8 साइड क्या करेंगे। सिस्टोलिक प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रेशर है जिसकी वैल्यू होती है अराउंड 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है, रिलैक्सेशन वाला होता है, नॉर्मल प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर मशीन आती है, उसको हम बोलते हैं बेटा अब तो नॉर्मल जो है आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी आ गई हैं, सिग्मोमैनोमीटर। सबसे एक्यूरेट रीडिंग जो मरकरी वाला होता है वो देता है सिग्मोमैनोमीटर। हाँ जिसमें ऐसे पंच करते हैं, बांध लिया गया था। हाँ
कितनी बार रैप किया था उसको बताइए। ठीक है, अरे छोड़ो चुप रहो। बोलो क्या, हम तुमको नहीं कह रहे, सब बोल रहे हैं, मुझको कह रहे हैं, तो भी कह रहे हैं। ऐसे ही होता है जब वेंटिलेशन आपसे तो उससे हम पर दिखाई ये अभी तुम्हारा प्रेशर नाप होता है। तब मेरा बहुत बड़ा नंबर वो तो टाइट रहता है। हाँ तो हवा भरने से प्रेशर जो है फील होता है ना। तो वो तो वैसे ही ज्यादा दिखाई देता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमेनोमीटर। अच्छा, इन दोनों का क्या निकालेंगे, मीन निकाल लेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे बताओ अग्नि, बोलो। अब ना बोलो, मतलब तुम बोलो तो हम बोले। पल्स प्रेशर कहेंगे नहीं, पल्स प्रेशर क्या होता है 120 माइनस 60, वैल्यू कितना हो गया 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, पल्स प्रेशर हो गया 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये पल्स प्रेशर। ये जो हम यहाँ से जो हमारी ये रिस्ट पर है, यहाँ पर हम इस पल्स को देखते हैं। पल्स देखने आता है, 3 उंगलियों से देखते हैं पल्स हमारे, 2 से नहीं 3 से पता चलता है। 3 एक्चुअल में एक्यूरेट जो होता है वो 3 से, जैसे हमारी रिस्ट है, यहाँ पर ऐसे उंगली रखते हैं ये, और ये यहाँ पर ये 3 ही रखते, चौथी नहीं रखते, ऐसे दिखाई पड़ता है। ये ऐसे कह रही हो ना तुम, ऐसे इस तरीके से ये उंगली इनकी उस पर नहीं रहती, ये उंगली ये यहाँ पर, ये आप फील करो। और आपको ये पल्स जो है आपकी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर तीनों पे एक वेव की तरह महसूस होती है, एक वेव की तरह महसूस होती है, ठीक है ना। हाँ हाँ, चलिए एक होता है, चलो ये तो हो गया आपका। चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा ईसीजी की। हार्ट साउंड तो हम आप समझ गए ना, हार्ट साउंड के बारे में तो कुछ हमको बताना है नहीं। स्टेथोस्कोप से हम हार्ट साउंड को देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ईसीजी तो अभी आपने क्या बताया? कुछ नहीं बेटा, क्या पूछना चाहती हो बोलो। एक ईसीजी है, दूसरा हम यहाँ बनाएंगे, तीसरा हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। चलो नॉर्मली ईसीजी जो है हमें कैसे देखने को मिलती है भाई, ये आपका जो इम्पल्स था ये एट्रिया पर क्या हो रहा है, स्प्रेड कर रहा है। पहले स्प्रेड किया, फिर ये एट्रिया हमारा सिस्टोल हुआ, ये आपका टीबी, ठीक है। इतना तो समझ रहे हो आप, इसका डेविएशन थोड़ा सा कम कर, हल्का, ठीक है। ईसीजी में जो है इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उन इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करते हैं बेटा बताइए, हम अपने रिस्ट में लगाते हैं और एक हम अपने एंकल में लगाते हैं लेफ्ट वाले, और जो एडिशनल वाला रहता है उसको कहाँ पर लगाते हैं, चेस्ट पर लगाते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो एनसीईआरटी में आप देखिए लिखा हुआ है कि क्या होता है बेटा,
एक लीड हम अपने एक आर्म पे लगाते हैं, मतलब ऑन ईच आर्म, एक हमारे लेफ्ट वाले लेग पर लगाते हैं और बाकी जो एडिशनल होता है उसको चेस्ट पर लगाते हैं। ठीक है, ये जो हमने ईसीजी का डायग्राम बनाया है ये हमारा एक नॉर्मल ईसीजी है। क्या है ये बेटा? ये हमारा नॉर्मल ईसीजी है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, क्यू से, आर एस कॉम्प्लेक्स से, और ये हम इसको टी वेव से दिखाते हैं। तो ये जो ईसीजी हमारा है, और ध्यान से समझिए ईसीजी, इसकी जो टेक्निक होती है, इसकी टेक्निक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इसका जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं इसको हम? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम इसको। ठीक है, इसमें हम, अच्छा, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कौन है? एंथेवॉन है, एंथेवॉन। मैं ये एनसीईआरटी में तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें एक लीड क्या करते हैं, मतलब एक एक लीड हम अपने दोनों हाथों में लगाते हैं, रिस्ट पर लगाएंगे और एक हम अपने लेफ्ट वाली लेग में लगाएंगे। एडिशनल की जरूरत होगी तो हम अपने चेस्ट पर लगाएंगे। तो कितनी होती है टोटल लीड? 6 लीड हम इस्तेमाल करते हैं, बट हमारी एनसीईआरटी कितनी कह रही है? 3, 2 ऑन ईच आर्म एंड 1 एंकल। ठीक है, ये जो येलो कलर की लाइन हमने बनाई है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, येलो कलर की डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हो, इस लाइन को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। इस आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के अपर साइड पर जो डेविएशन है उसको हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, लोअर साइड पर जो है उसको हम निगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये जो है आपकी पॉजिटिव लाइन है और ये आपकी कौन सी बेटा? निगेटिव लाइन है नीचे। ठीक है, अब जब नॉर्मल आप अपना ईसीजी का पेपर देखोगे, जो पेपर आता है ईसीजी को देखोगे, तो हर 5वां जो कॉलम होगा वो डार्क कलर का होगा और हर एक कॉलम जो स्क्वायर बनेगा वो एक अलग चीज को, मतलब अपर साइड पर एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर की बात है, बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आसानी है। ठीक है, हर 5वीं लाइन कैसी होती है बेटा? डार्क होती है। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये पहली लाइन है, ये क्या है आपकी? थोड़ी सी डार्क बनाई। ये डार्क है। ठीक है, इसके बाद 5वीं लाइन हम बना लेंगे। ये देखिए, पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी है, ये चौथी है और ये 5वीं। फिर हमने क्या करना है? 5वीं को डार्क कर देना है। ये डार्क हो गई, मोटी हो गई 5वीं। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ पर भी होगी, इसके साथ इस तरफ भी होगी, यहाँ पर भी 5वीं लाइन डार्क होगी। ठीक है, इसके बाद आपको देखना पड़ेगा, ओ शिट, 1 2 3 4
कब समझिए, आप जाकर क्या देखिएगा कि सीधी अगर किसी का निकला होगा कर्व बाहर आपको देखने को मिलेगा। ये वाली जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, पता है? सन्नाटे में ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैं बता रहा हूँ ना, किसी काम है। ठीक है, ये वाली लाइन, तो हर एक कॉलम, ये वाला जो है ये टाइम को दिखा रहा है, और ये वाला जो दिखा रहा है वो किसको दिखा रहा है बेटा, वोल्ट को दिखा रहा है। ठीक है, ये वाला जो है, ये एक कॉलम जो है वो कितने सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 0.04 सेकंड, 0.04 सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 है, तो पूरा टोटल ड्यूरेशन कितना हो जाएगा इस ब्लॉक का, 0.20 सेकंड। ठीक है, वोल्ट की बात करेंगे तो ये जो वोल्ट है वो कितना है, ये एक कॉलम जो वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा वो होगा 0.1 मिली वोल्ट। तो टोटल 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 0.5 मिली वोल्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये ग्राफ पेपर आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, इतनी सी बात नहीं थी। ठीक है, बना लो, सब बना लो। इसी ग्राफ के ऊपर तुम्हारा ईसीजी दिखाई पड़ेगा। ईसीजी पेपर देखा है कभी? टीवी में पी 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 देखा होगा। देखो देखो ग्राफ पेपर, बेटा तू ही गड़बड़ है। देखिए तो दिया वाला दिख रहा है, क्यों बताया हो? सर ऐसा ये तो अब देखो जो मैंने बताया वो यही है ना, ये पूरा दिख रहा है। इस ग्राफ पेपर पे आपको ईसीजी दिखाई पड़ता है। जब आप कभी जाओ किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास तो ईसीजी निकाल करके देगा आपको, तो वो इसी पेपर पर देगा, वहां पर मशीन नहीं दे देगा आपको, साथ में ले जाइए घर पे पी देखिए। ठीक है, जाइए आप ईसीजी करवाने तो आपको ऐसा ही सब दिखाई पड़ता है। यहाँ पर छोटा दिखा है, यहाँ पर बड़ा दिखा है कि नहीं दिखाया? अबे तुम बड़े बेवकूफ इंसान हो यार, इरिटेट करते हो बेमतलब का। हाँ, हर आदमी यहाँ इसको दिखाया है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, तुमको दिख रहा है ना, यहाँ पर क्यों नहीं दिखाया? अरे जिसने बनाया उससे पूछो ना, मैंने खुद बनाया उसको। यहाँ पर है, माइन्यूट से नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलो बेटा देखो क्या होता है, हम थोड़ा सा यहाँ पर बताएंगे आपको, इसको हम किनारे करते हैं। ठीक है, जो स्कीम होती है हमारी हार्ट के बीट की या हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की, तो सबसे पहली चीज आपका आप देखोगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, देन इजेक्शन हो रहा है, देन आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा जॉइंट डायस्टोल में, देन फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी।
ऐसे ही काम चलता है। तो हम जानते हैं क्या होगा भाई, हम जानते हैं आपका होगा आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, इजेक्शन के बाद क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन एंड देन आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद वेंट्रिकुलर फीलिंग। ये एक हमारा इवेंट चलता है वेंट्रिकुलर। ये सारी चीजें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ईसीजी के ग्राफ पर, ठीक है। तो अब आप देखिए इधर आगे, इस पॉइंट को समझिए आप। ये क्या है बेटा, कौन सी लाइनिंग है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइनिंग है, ठीक है। इस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ईसीजी, ठीक है। एक बार फिर से ईसीजी हम लिखेंगे। तो ये ईसीजी आपका इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो आपका P है, Q है, R है, S है और T, सबका अपना अपना काम तुम्हें पता है। P वेव क्या कर रहा है, एट्रियल डिपोलराइजेशन, QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, T वेव क्या दिखा रहा है आपका, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे ये जो R है और ये S है, R और S के बीच का मतलब यहाँ पे ये जो P वेव के पहले ये जो फ्लैट लाइन आपको व्हाइट कलर की दिखाई पड़ रही है, यहाँ इससे पहले तक ये रीजन, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से ये जो सेगमेंट आपको दिखाई पड़ता है, इसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और इसी टाइम पर आपको ऐसे नॉइज सुनाई पड़ेगी, लव साउंड आपको सुनाई पड़ेगा। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, ये आपका क्या हो गया, जल्दी बोलो, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और यहीं पर आपको कौन सा साउंड सुनाई पड़ेगा, S1 साउंड आपको सुनाई पड़ेगा, लव साउंड 1, ठीक है, आपको S1 सुनाई पड़ेगा। उसके बाद ये जो आपको टी वेव दिखाई पड़ रहा है बेटा, टी वेव का जो लास्ट फेज होता है वो और खत्म होने वाले फेज, मतलब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन में इस रीजन पर, यहाँ पर ये जो फेज है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्या है ये, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है। और यहाँ पर आपको साउंड 2 सुनाई पड़ेगा, जो ये वाला तो लव था और ये वाला कौन सा है, डक। और इन दोनों के बीच का ये जो फेज आपको दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअल में ये जो फेज है कौन सा है, सिस्टोल का फेज है, ठीक है। ये जो पूरा फेज आपको दिख रहा है, एक्चुअल में दिस इज द सिस्टोलिक फेज, यह है आपका सिस्टोल वाला फेज। अगर इसी के कॉन्सिक्वेंसेज में
इसके कॉन्सिक्वेंसेस में एक और जो है हम बनाएंगे ग्राफ। तो यहाँ से लेकर के अगला वाला जो स्टेज शुरू होगा उसके बीच की दूरी क्या होगी बेटा, डायस्टोल की, जैसे मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ये पहली, तो टी के बाद फिर से वो पीछू वाला हाँ बेटा देखो कैसे, ये देखिए सर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैं मशीन तो हूँ नहीं। दिख रहा है आपको? ये जो यहाँ पे है ये जो था ना आपका, तो इसके बीच का ये जो एरिया है ये कौन सा है, डायस्टोल वाला। क्लियर हो गया? इस तरीके से टी 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 चलता रहता है। पी आ जाता है, मरीज मर गया। फ्लाइट मोड पर डॉक्टर ऐसे निकलता है, आई एम सॉरी, वो आपके पेशेंट को बताने। बाहर जो लाइट है वो ब्लू मतलब ग्रीन लाइट से रेड लाइट जल जाएगी, मतलब अब आप अपने पेशेंट को 4 आदमी के कंधे पे। ठीक है, अब एबनॉर्मेलिटी की बात करते हैं बेटा। इसकी एबनॉर्मेलिटी, हाँ अभी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। इसकी एबनॉर्मेलिटी, ईसीजी की एबनॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं। कुछ चीजें यहाँ पर है, देखिए जैसे ये वेव जो आपको दिख रहा है, ये इसके बीच का एरिया, यहाँ क्योंकि हम जानते हैं ये पी वेव है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है और ये टी वेव। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि ये क्यू नीचे की तरफ जा रहा है, ये तो मतलब नीचे वाली लाइन कौन सी, माइनस होगी, ऊपर वाली लाइन प्लस होगी। तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, या कभी कभी एक्सटेंड होकर के यहाँ तक हम लेते हैं, तो ये आपका पी आर इंटरवल कहलाएगा या पी क्यू इंटरवल कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो इंटरवल है ये कौन सा इंटरवल है बेटा, पी क्यू इंटरवल है। ठीक है, क्या है बेटा, पी क्यू इंटरवल है। इंटरवल की स्पेलिंग यही होती है ना? हाँ, थैंक यू। ये आपका पी क्यू इंटरवल है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि ये जो एस, यहाँ पर एस खत्म हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव लाइन में आ रहा है, उसके बाद ये फ्लैट दिख रहा है, और फिर ये जो सेगमेंट आपको दिखता है, दिस इज नोन एज द एसटी सेगमेंट। यह है आपका एसटी सेगमेंट। अरे पीक्यू सेगमेंट कह सकते हो, एसटी सेगमेंट कहो, एसटी इंटरवल कहो। ठीक है, ठीक है, ये आपका एसटी सेगमेंट हो गया। अब अगर एबनॉर्मेलिटी की थोड़ी सी हम बात करें तो आप समझिए इधर कि अगर पी आर इंटरवल, आपका पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, मतलब बहुत लंबा होता है, लंबा हो जाएगा, तो पी आर इंटरवल लंबा हो जाएगा, तो ये किसको दिखाता है बेटा, ये दिखाता है हार्ट ब्लॉक को, मतलब इसका ड्यूरेशन मोर देन 0.20 सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा और ये दिखाएगा हार्ट ब्लॉक। अब कैसे क्या होता है इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, इसको रट्टा मार के बैठ जाओ, हार्ट ब्लॉक होता है। ठीक है, अगर Q और T सेगमेंट, Q और T सेगमेंट या Q और T इंटरवल इंक्रीज करता है, तो ये Q है, ये Q है, और ये क्या है, T है। ये पूरा Q और T सेगमेंट जो है पूरा एलिवेट करता है, तो क्या होगा, QT
सिगमेंट अगर इंक्रीज करता है तो क्या होगा? इंक्रीज क्यूटी सिगमेंट क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा। तो एक डिसीज होती है, इसको हम बोलते हैं एरिथमिया। ठीक है, जो पता करके हमको बताना एरिथमिया क्या होता है। अब नीट 2019 का जो क्वेश्चन आया था, एक डिसीज आपकी होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इस कोरोनरी आर्टरी डिसीज में दो डिसीजेस मेजॉरिटी में आती हैं। एक डिसीज आपकी है कौन सी? मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया। अच्छा, डिसीज में अभी इसको डिस्कस करना है हमको कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है, लेकिन अभी यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि इस्कीमिया में सप्लाई जो है ऑक्सीजन की या ब्लड की प्रॉपर नहीं हो पाती है। और दूसरा होता है आपका मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसमें क्या होता है बेटा? हार्ट में पेन होता है, यहाँ पर भी ब्लड की सप्लाई अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाती। तो दोनों कंडीशन में आपका जो ईसीजी है उसका जो ग्राफ है वो वेरी करेगा। इसका जो ग्राफ है वो क्या करेगा बेटा? वो वेरी करेगा। कैसे? जैसे मायोकार्डियल इस्कीमिया में हम जब देखेंगे तो इस मायोकार्डियल इस्कीमिया में जो हमारा एसटी सिगमेंट है वो क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। एसटी सिगमेंट क्या हो जाएगा बेटा? वो लोअर हो जाएगा। कैसे? आप समझ लीजिए, निगेटिव लाइन से लगे। एग्जैक्टली, बहुत सही समझो। किधर चले जाएगा बेटा? मायोकार्डियल इस्कीमिया में। ये लाइन हमने बनाई है, इसके लिए एक लाइन हम यहाँ पर बना देते हैं। देखिए क्या होगा इसमें कि ये नॉर्मल तो यहाँ पर ऐसे चल रहा है बेटा। ये एसटी सिगमेंट जो है वो कहाँ पर चला जाएगा बेटा? ये नीचे आ जाएगा। ये अब देखिए पी क्यू आर एस, ये जो टी वेव है ये क्या है? फ्लैट हो रहा है। टी वेव क्या हो रहा है? फ्लैटिंग हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, ये फ्लैटन हो रहा है। और ये जो एसटी सिगमेंट है ये एसटी सिगमेंट है, ये क्या हो रहा है बेटा? ये लोअर एरिया में जा रहा है। ये एसटी सिगमेंट कहाँ पर जा रहा है? लोअर एरिया में जा रहा है, मतलब माइनस लाइन में जा रहा है। तो ये किसकी निशानी होती है? आपकी मायोकार्डियल इस्कीमिया। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। वहां पर सिगमेंट दे करके नहीं पूछा था, बल्कि पूछा था सिगमेंट अगर लोअर हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक, उसके बाद मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है कि एसटी सिगमेंट जो होता है वो एलिवेट कर जाता है। ठीक है, इसमें एसटी सिगमेंट क्या होता है? लोअर होता है, इसमें एसटी सिगमेंट क्या करता है भाई? एलिवेट कर जाता है। कैसे? अरे किसी को अगर ये है तो ये थोड़ी होगा, बीमारी है ना ये दोनों। हाँ, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है, ये डिसीज है, कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों साथ में बताइए तो ये है या तो ये है। जैसे ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज में आपका अथीरोस्क्लेरोसिस भी आता है और आर्टेरियो भी आता है। दोनों में नैरोइंग ऑफ द आर्टरी होता है, लेकिन दोनों के कॉज अलग अलग होते हैं। अथीरोस्क्लेरोसिस में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करता है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में जो आर्टरीज का ट्यूनिका मीडिया होता है वो क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। दोनों का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? दोनों के कॉन्सिक्वेंस में हमारी जो आर्टरीज है वो कैसी हो जाएंगी? नैरो हो जाएंगी। यहाँ पर इसमें क्या होगा? एसटी सिगमेंट एलिवेट कर जाएगा। कैसे एलिवेट करेगा? नॉर्मली आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ये एसटी सिगमेंट आपका क्या कर गया बेटा? लोअर कर गया। और टी वेव कहाँ आ गया? नीचे। ये टी वेव नीचे आ गया और ये जो आपका एसटी सिगमेंट है वो ऊपर वो एलिवेट कर गया। इसकी निशानी है बेटा मायोकार्डियल इंफार्क्शन, बना लीजिए इसको। तो टी वेव कहाँ गया? डिप्रेस करके नीचे।
टी वेव डिप्रेस करके नीचे। ऑल अबाउट योर ईसीजी। दो चीजें बच रही हैं इसमें हमारी, क्या क्या है? डिसऑर्डर बच रहा है और रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट। हार्ट बीट का हम रेगुलेशन कैसे करते हैं, तो उसका नर्वस रेगुलेशन और उसका केमिकल रेगुलेशन दोनों हम प्रॉपर देखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है तो अभी हम कर लेते हैं उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन, इफ यू हैव टाइम। डिप्रेस्ड, इसकी सीगमेंट एलिवेट, हाँ सॉरी, इसकी सीगमेंट एलिवेट करना, ऊपर की तरफ में, नीचे नहीं। 0.20 सेकेंड। तो इस वाले पे खाली आपका क्या है कि 30% जो पहले थे, तो ये आपने क्या पढ़ लिया बेटा? ईसीजी पढ़ लिया। और आई होप, मैं समझता हूँ कि अब आपको ईसीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जा करके घर पे जितना पढ़ा है सिर्फ उतना ही रिवाइज करना, इधर उधर ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है? चलिए नोट कर। क्योंकि 3 का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है ना, क्यू कॉम्प्लेक्स थोड़ी कहते हैं, पी वेव कह रहे हैं, तो ये क्यू आर और एस, ये 3 वेव का कॉम्प्लेक्स, 3 वेव का कॉम्बिनेशन, अलग अलग नहीं है। क्योंकि ये पूरे जो वेव है, ये वेव डेवलप हो रहा है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में डेवलप, ठीक है? हो गया सबका? सर यस।